हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल सोशल ज्ञान में। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स को समझना होगा, जैसे कि रिसोर्स है क्या चीज़ और इस चैप्टर को हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में, उनका यूज़ कैसे है, उनको कैटेगराइज कैसे किया गया है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, फॉर एग्जांपल लैंड। तो लैंड का हम यूज़ कैसे करते हैं, सॉइल की क्वालिटीज़ क्या हैं, और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे किया गया है, और किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स कहते कैसे हैं, और इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ हमारे प्रेजेंट डेवलपमेंट के साथ कैसे लिंक है, हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए इस चैप्टर के हम फर्स्ट पीरियड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन मैनी मीन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की रिसोर्स डेवलप कैसे होते हैं। उसके बाद हमें इसी चैप्टर में कवर करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज using of resources for the development, and these resources should be preserved for the future generation और next generation। उसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया कहाँ से, उसके बाद जब यहाँ से ये कंसेप्ट आया, उस पूरी मीटिंग को हमने क्या कहा, अर्थ समिट का। उस अर्थ समिट में हमने एक और टारगेट लिया, उस टारगेट को क्या कहा, एजेंडा 21। तो आज हमारा फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट टॉपिक इन्हीं चीज पे बेस्ड रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिसोर्स की डेफिनेशन को समझना होगा कि रिसोर्स हम कहते किसे, रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल वो सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंटली मौजूद है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मीन्स कि वो सारी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं और जिनका यूज करके हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और जो कि इजीली अवेलेबल हो, दीज रिसोर्सेज शुड बी एक्सेसिबल थ्रू द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि वो सारी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, जिनको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, जिनको हम जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, हम उन्हें रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप किसी भी रिसोर्स को ले लीजिए, वो रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक कि वो हमारे यूज में नहीं है, और अगर वो हमारे यूज में नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। इट मीन्स इफ ह्यूमन डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स, देन वी कैन नॉट से दिस इज रिसोर्स। देन सेकेंड पार्ट, देयर आर मैनी क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। आप साइंस में भी इसको पढ़ते होगे, आप बायो में भी बायो में भी पढ़ते होगे, केमिस्ट्री में भी ये चीजें आती हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये चीजें मिलेंगी। इवन कि हर एक सब्जेक्ट ऐसा है, हर एक सब्जेक्ट में आपको ये रिसोर्स के क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरीज में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्दर एजुकेशन में जाते हो या फिर हायर एजुकेशन में जाते हो तो आपको इन सारी चीजों को डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ना होगा। इट मीन्स अगर हम ये कह रहे हैं कि हम रिसोर्स इतना ब्रॉड है कि हम हर एक सेंस में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सिलेबस में, हर एक कैटेगरी में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, और हम ये भी कह रहे हैं कि वो सारी चीजें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्स कहलाती है। इट मीन्स ह्यूमन इज आल्सो अ रिसोर्स। और इसी बेस पे आपकी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर दिया गया है, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम दो कैटेगरीज में सिंपली डिवाइड करते हैं। पहला आपका डिवीजन क्या है, नेचुरल, और दूसरा क्या है, ह्यूमन। दो कैटेगरीज में रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, those resources which are provided by the nature, and human can use these resources through the using of technologies. Human can access these resources through the using of their technological skills, their mental abilities, and after the implementation of their mental abilities, human can use any of the resources. And in these natural resources, some of the resources have no need to any of the technological accessibility. For example, air, sun,
यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको मिलता है। और वैसे ही अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को देख लो, कोल को ले लो, पेट्रोलियम को ले लो, ये भी तो रिसोर्स हैं, मेटल्स को ले लो, ये भी तो रिसोर्स है। तो यहाँ पे आपको जब तक कि आपके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो आपका रिसोर्स आपके किसी काम का नहीं है। इट मीन्स natural resources are those resources which are provided directly by the nature and there is no interference of human in producing these resources. Human can only use the technologies to access these resources. And second category of resources is human resources. अब ह्यूमन रिसोर्सेज में आप देखोगे जनरली आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, जो भी बिल्डिंग्स बनाते हो, जो भी रोड्स बनाते हो, वो सारी चीजें, उसके बाद जो भी रिसोर्सेज आप बना रहे हो, उन रिसोर्सेज में जो भी रिसोर्सेज, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वी कैन से दीज आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ऑल द ह्यूमन इज यूजफुल फॉर यू। इट मीन्स ऑल द ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे डिपेंड है। इट मीन्स ह्यूमन यूजिंग अनदर ह्यूमन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इट मीन्स एक ह्यूमन क्या कर रहा है, दूसरे ह्यूमन को अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस ह्यूमन का यूज कर रहा है। तो आपके नीड्स तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन भी रिसोर्स है। तो आप ह्यूमन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी की। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है और वो किस टाइप के इंस्टीट्यूशन से वो बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रोड पे चलते जा रहे हो, आपको एक रिक्शा पुलर भी मिलता है, वो भी ह्यूमन है। आपको एक आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट भी मिलता है, वो भी एक ह्यूमन है। बोथ आर द ह्यूमन, but there is a difference between the institutions, there is difference between the quality and quality of human। तो ये एक तो आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, दूसरा आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब नेचुरल रिसोर्स में सबसे मेन पॉइंट है आपका कौन सा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। It means renewable resources, those resources which can be renewed through the chemical and physical properties, which can be renewed, which can be reused. For example, water. अगर आप वाटर को एक बार यूज कर लो तो क्या वाटर खत्म हो जाता है वहां से, उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनरेज, आप दिन भर सनरेज का यूज करते हो, नेक्स्ट डे आपको फिर सन मिल जाता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल। एंड दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच वी कैन नॉट रिन्यू कॉल्ड एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा है हमारा, बायोलॉजिकल एंड पहला क्या है, बायोलॉजिकल, और आपका दूसरा कॉन्फ्यूशियस। मीन्स कि बायोलॉजिकल और कॉन्फ्यूशियस में क्या होगा, वाटर, विंड, ये तो ऑटोमेटिकली है ना। और बायोलॉजिकल में कौन सा होगा, एक तो आपका वाइल्ड लाइफ हो गया जो ऑटोमेटिक अपने आप, वो तो ह्यूमन की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है वाइल्ड लाइफ, एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दीज आर द रिसोर्सेज आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। फॉर एग्जाम्पल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप रिन्यू तो नहीं कर सकते। जैसे आपके पास अगर गोल्ड है या सिल्वर है तो आप उसे रिन्यू तो नहीं कर सकते, बट दीज कैन बी रीयूज्ड, दीज आर द रिसाइकेबल। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स एंड नॉन रिसाइकेबल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड गैस। There is a difference between the recyclable and non-recyclable. So firstly we have to categorize renewable and non-renewable, and secondly non-renewable categorized into the two parts, recyclable and non-recyclable. Recyclable, for example, we have example of metals, and non-recyclable we have examples of fossil fuels like petroleum, gas, coal, etc. अभी जितने भी ह्यूमंस रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग और इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजीज, इन सब का एक अपना कॉम्बिनेशन है। वो रिसोर्सेज किसी काम के नहीं है ना इफ ह्यूमंस नहीं है। और अगर ह्यूमंस के पास रिसोर्सेज नहीं है तो ह्यूमन भी ज्यादा डेवलप नहीं है, और अगर ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजीज नहीं है तो वो भी ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इन तीनों में इट मीन्स थ्राइव्स आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर।
इट मीन्स नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस thrice are dependent. There is a interrelationship between the nature, institution and technology. इन तीनों में इंटर रिलेशनशिप है। तो कैसे इंटर रिलेशनशिप है कि अगर आपके नेचर में रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास नेचर में रिसोर्सेज होते हुए आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो फिर वो रिसोर्सेज किस काम के, वो तो यूज में ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हुए भी आपने क्या किया, उनका यूज नहीं किया। नेचर में रिसोर्सेज होते हुए आपने टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी, आप उनका यूज नहीं कर पाए। वहीं पे जो इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी कैसे किसी की भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है और फिर उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। फिर आपका क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्राइंगल दे दिया गया कि कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, institutions and technology thrice are independent on each other and there is a large scale correlation between the interdependent relationship between the nature, institutions and technology. Second point, classification of resources. Firstly, अभी हम पढ़ रहे थे ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। ये इसकी कैटेगरीज है। किसी भी रिसोर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, अब एक कॉमन क्लासिफिकेशन पे आते हैं। वो तो हमने थोड़ा सा डीप क्लासिफिकेशन किया इसके पहले। ये जो आप कहते हैं ये एक डीप क्लासिफिकेशन था कि बहुत ज्यादा डीप कर दिया गया है। अब हम एक कॉमन क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे कॉमनली क्लासिफाई किया गया। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो रिसोर्सेज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू टू पार्ट्स। On the basis of origin, resources are divided into the two parts. Firstly, biotic and secondly, abiotic. अब बायोटिक अबायोटिक की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि all the living things on the earth, all the living things on the earth are categorized as the biotic resources and all the non-living things are which are present on in the environment is called as the abiotic resources. तो सिंपली आपको दो चीजें समझनी है, एक तो बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक में हम वो सारी चीजें कहेंगे जो लिविंग थिंग्स हैं और अबायोटिक में हम वो सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स में आप जनरली लाइव स्टॉक्स ले लो, फ्लोरा ले लो, फौना ले लो, इवन ह्यूमंस, जो भी चीजें लाइव हैं या जो भी चीजें जिन भी चीजों में जान होती है, जिनको हम जिंदा कहते हैं या फिर जो लाइव होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो चेयर ले लो, टेबल ले लो, मेज ले लो, मेटल्स ले लो, रॉक्स ले लो, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, अबायोटिक में। इट मीन्स देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फर्स्टली बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंडली abiotic resources. Then in second we can classify the resources on the basis of their exhaustibility. Classification of resources on the basis of their exhaustibility. Exhaustibility means कि resources का हम जैसे यूज करते हैं, उन resources को यूज करने में कैसे वो खत्म हो रहे हैं और खत्म होने के बाद किन रिसोर्सेज को हम वापस पा सकते हैं और किन रिसोर्सेज को हम वापस नहीं पा सकते। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी। तो on the basis of exhaustibility, resources are classified into the two parts, renewable and non-renewable. Renewable resources means those resources which can be replenished, which can be renewed, which can be reused is known as renewable resources. For example, forest, for example, wildlife, for example, solar energy, for example, water. These are completely called as the renewable resources. या एक लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि जिन रिसोर्सेज को हम, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कौन सा रिसोर्स कहलाएगा, रिन्यूएबल। एक सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मींस दोस टाइप ऑफ रिसोर्सेज which cannot be reused और which cannot be recycled। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल। अब इन दोनों में फर्क क्या है,
पहला आपने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकेंड आपने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। तब एग्जॉस्टिबिलिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिसोर्सेज खत्म होने और बचने की बात की जा रही है, कि जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट होते हैं, खत्म होते हैं, उस बेस पे हम डिवीजन कर रहे हैं। तो कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम रिन्यू कर लेते हैं, तो उनको हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह दिया। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो उनको हमने नॉन रिन्यूएबल कह दिया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रिप्लेनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, these are the called as renewable resources, and metals, fossil fuels, these are the non renewable resources. Clear? And second division of resources is, यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पिक से आपको समझ आ जाएगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। फॉर एग्जांपल wind, for example water, for example solar energy, these are the renewable resources, and non renewable resources coal, petroleum, natural gas, these are the नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस पिक से तो आपको समझ आ जाएगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का क्या डिफरेंस है। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या है कि किसी भी रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन किन रिसोर्सेज का मालिक होता है, किसकी ऑनरशिप किन रिसोर्स, कौन किस टाइप के रिसोर्सेज की ऑनरशिप किसके पास होती है, और उसके पास होने की वजह से हम उन रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू द 4 पार्ट्स: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इन चारों को हमें क्या करना है, एक एक करके हमें डिवाइड करना है, एक एक करके पढ़ना है। अब एक एक करके पढ़ने के लिए हम आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को एक सिंपल डेफिनेशन में, एक सिंपल सी लाइन में हम ये कह सकते हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एक ऐसा रिसोर्स जो कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू ऑनरशिप होती है उसकी, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आपका अपना घर हो गया, आपकी अपनी लैंड हो गई, आपका अपना अपने वेल्स हो गए, आपके अपनी पॉन्ड्स हो गई, आपके अपने प्लॉट्स हो गए, आपके अपने हाउसेज हो गए। तो इसका मतलब है कि आप अपने हाउस के मालिक खुद हो। अगर आपने कोई पॉन्ड लिया तो उस पॉन्ड के मालिक आप, अगर उसमें फिशरीज कर रहे हो, फिशिंग बिजनेस अगर आप स्टार्ट करो तो उसके मालिक आप हो। या हो सकता है फैमिली के 4 लोग हो, या हो सकता है गांव के 4 या 5 लोग हो मालिक हो, सारे लोग उसका यूज ना करते हो। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसकी ऑनरशिप किसी एक पीपल, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा, हाउसेज, प्रॉपर्टीज इन सिटी, पॉन्ड्स, वाटर, वेल्स, प्लांटेशन, पास्चर लैंड एंड सो ऑन, ये सारी चीजें जिस पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की ऑनरशिप होती है, वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इससे तो आपको ये, उसके बाद आपको आता है सेकंड कैटेगरी, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज आपको ऑटोमेटिक समझ आ गया होगा नाम से। दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज ग्रुप ऑफ पीपल एंड विच आर एक्सेसिबल थ्रू द ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एक ऐसा रिसोर्स, जिन रिसोर्सेज को सोसाइटी के हर एक मेंबर एक्सेस कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हो, किसी एक की ऑनरशिप ना हो, कोई एक उस पर क्लेम ना कर पाए अपने ऑनरशिप की, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल उस पर अपने ऑनरशिप की क्लेम ना कर पाए, तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा, वाटर पार्क्स, ग्रेजिंग लैंड्स, बुरियल लैंड्स, प्ले ग्राउंड्स, पार्क, पिकनिक स्पॉट्स। क्या किसी पार्क पे कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल क्लेम कर सकता है अपनी ऑनरशिप का? क्या किसी प्ले ग्राउंड पे कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है अपनी ऑनरशिप का? नहीं। तो दोज टाइप ऑफ रिसोर्सेज, those type of resources which are accessible to all the members of society is known as community resources. आपका तीसरा क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। These are the important all the resources, all the things which are
presently which are found within a territory of a particular country is called as national resources। मतलब ये कि किसी भी कंट्री की एक टेरिटरी के अंदर पाया जाने वाला वो सारा रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। इट मीन्स those resources which are found within the political boundaries of a country is known as national resources। For example, कहीं पे अगर ऑयल फील्ड्स मिल जाती हैं और वहां पे आपका घर है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वहां पे आपका घर है, तो जो ऑयल फील्ड्स अगर आपको मिल गई तो उन ऑयल फील्ड्स पे गवर्नमेंट के नाम से क्या करेंगे? यू आर नो मोर ऑनर ऑफ दिस लैंड बिकॉज गवर्नमेंट। हेलो फ्रेंड्स, due to the lockdown we have closed our studio of projector. Because of this we are unable to shoot our videos on projector, so we have made a video at home and we have merged these two videos। क्योंकि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई तो वो वीडियो अधूरी रह गई थी और उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो पूरा ना कर पाने की वजह से हमने इन दोनों वीडियोस को मर्ज कर दिया है, ताकि आप जब देख रहे होंगे वीडियो तो वीडियो देखते टाइम पे आपको अचानक से पूरा इस वीडियो का क्या बैकअप सेटअप ही चेंज मिलेगा। तो इससे आप घबराना नहीं कि अचानक ये क्या हो गया। ये तो सिर्फ लॉकडाउन का एक आपके सामने एग्जांपल है जो दिख रहा है आपको कि कभी लॉकडाउन में हम अपनी स्टूडियो में वीडियो शूट किया करते थे और अभी प्रॉब्लम कुछ और है जिसकी वजह से हम घर पे वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं। खैर कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे हम पढ़ रहे थे। हमने इंडिविजुअल रिसोर्सेज पढ़ा, कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज पढ़ा, नेशनल रिसोर्सेज पढ़ा और इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ा। तो हम बात कर रहे थे नेशनल रिसोर्सेज की। तो नेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो नेशनल रिसोर्सेज किन रिसोर्सेज को कहते हैं? ये होता है ना, मान लीजिए हमने बात की नेशनल रिसोर्सेज की, तो नेशनल रिसोर्सेज में हम किन रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं? ऐसे रिसोर्सेज एक कंट्री के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी के अंदर जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर, इवन कि उस कंट्री के टेरिटरी के अंदर जो ह्यूमन रह रहा है वो भी एक रिसोर्स है अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो इसका मतलब हम भी एक रिसोर्स है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रह रहे हैं। इसी तरह से जितने भी मिनरल्स पाए जाएंगे, जेम्स पाए जाएंगे, जो भी चीजें एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर या कंट्री की टेरिटरी के अंदर पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं इसका आपको देता हूं। आप किसी घर में रह रहे हैं मान लीजिए, और उस एरिया में अचानक से कोई ऑयल फील्ड मिल जाती है। तो जैसे ही वो ऑयल फील्ड मिलेगी, क्योंकि वो ऑयल फील्ड नेशनल बेनिफिट के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पूरी ऑयल फील्ड को अपने अंडर कंट्रोल ले लेगी। इट मीन्स यू आर नो मोर ऑनर ऑफ योर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी आपकी होती थी वो गवर्नमेंट ले लेगी। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कंपनसेशन देती है या नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी को क्या किया गया? अपने अंडर कंट्रोल कर लिया गया। अब एक कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो तो अपने होते हैं। उसके बाद आप देखोगे हर एक कंट्री के साथ अप्रोक्सीमेटली जितनी भी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया है तो सभी के साथ ओशन बाउंड्रीज हैं। तो वो ओशन बाउंड्रीज इंडिया के साथ में, और इंडिया के साथ 7516.6 किलोमीटर की कोस्टल एरिया भी है। तो इंडिया का कोस्टल एरिया ही कितना है? पूरा कोस्टल एरिया कितना है? 7516.6 किलोमीटर का इंडिया का कोस्टल एरिया है। तो इस कोस्टल एरिया के पास भी जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं, ओशनिक रिसोर्सेज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? हमारे अपने नेशन के रिसोर्सेज होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये ओशन खत्म हो गया। इसके आगे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलता है, तो कंप्लीट एक लार्ज स्केल ओशन है। तो कितनी दूर तक हम, कहाँ तक हम अपने इन रिसोर्सेज को हम अपने नेशन से बिलोंग कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि हमारे नेशन का रिसोर्स है। तो जो 12 नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल तक के जो एरियाज हैं, 12 नॉटिकल माइल्स के तक के जो एरियाज हैं, 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है जहाँ पे जितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो उस पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं। तो अब आप ये कहोगे कि मैंने नॉटिकल माइल क्यों लिखा? क्योंकि आप ये याद रखना, जो ऐसे आप जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है, नॉर्मल डिस्टेंस आप किस में कैलकुलेट करते हो? नॉर्मली आप मेजर करते हो किलोमीटर में, लेकिन जो समुद्र की डिस्टेंस होती है या जो सी डिस्टेंस होती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉटिकल
नॉटिकल माइल में ही, माइल नहीं नॉटिकल माइल में ही मेजर की जाती है। तो ये आपके लिए जनरल क्वेश्चन हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि किसी भी सी की डिस्टेंस, किस में डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो सी की डिस्टेंस की यूनिट क्या है, नॉटिकल माइल है। अब 12 नॉटिकल माइल तक के एरियाज तक पाया जाने वाला जो एरिया होगा, जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो हमारे होंगे। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 19.2 किलोमीटर। तो ये 7516.6 किलोमीटर की जो हमारे कोस्टल एरिया है, इस पूरे कोस्टल एरिया में जो आपका 19.2 किलोमीटर तक के रिसोर्सेज जो पाए जाएंगे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके नेशनल रिसोर्सेज होंगे, यानी कि आपकी अपनी कंट्री के रिसोर्सेज बिलोंग करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके बाद जो रिसोर्सेज है उनका क्या हुआ, उसके बाद के रिसोर्सेज किसके होंगे, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से लेकर उसके पीछे के 200 नॉटिकल माइल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे, और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का उन रिसोर्सेज के ऊपर कोई भी ऑनरशिप नहीं होगी, यानी कि कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती कि ये इसका रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं, तो अगर इंडिया कहां तक क्लेम कर सकता है कि वो उसकी अपनी टेरिटरी के रिसोर्सेज हैं 19.2 किलोमीटर तक, उसके बाद के जितने भी रिसोर्सेज समुद्र के अंदर या सी में पाए जाएंगे वो किसके होंगे, वो कौन से रिसोर्सेज कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो अब हम इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं। तो इंडिया के एग्जाम्पल में जो 19.2 किलोमीटर तक के एरियाज है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक के एरियाज, तो ये तो आपके हो गए नेशनल रिसोर्सेज। यहां पे आ गया क्या, नेशनल रिसोर्सेज हो गए। अब नेशनल रिसोर्सेज के बाद, इनके बाद हम बात करने किसकी, इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल हमने किसको कहा, ऐसे एरियाज जो इसके बाद से 200 नॉटिकल माइल तक या उस 300 नॉटिकल माइल या उसके बाद के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो कौन से रिसोर्सेज होंगे, या उसके बाद के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। और जब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे तो उन इंटरनेशनल रिसोर्सेज में किसी एक कंट्री की ऑनरशिप नहीं हो सकती, कोई एक कंट्री ऑनरशिप नहीं ले सकती। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन से हमें परमिशन लेनी होगी, और उस परमिशन के बाद क्या होगा, उन रिसोर्सेज को हम अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे इन एरियाज में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, वो सारे के सारे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे और उस पर सारी की सारी कंट्रीज का राइट होगा। लेकिन इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। इंडिया को इंडियन ओशन में मैग्नीज माइनिंग की परमिशन मिली हुई है, जो इंडियन ओशन से निकाल सकता है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इस इंडियन ओशन से क्या कर सकता है, मैग्नीज की माइनिंग कर सकता है। इंडिया के मैग्नीज की माइनिंग क्या कर सकता है, इंडिया कर सकता है। तो ये इंडिया के पास परमिशन है कि इंडिया मैग्नीज की माइनिंग कर ले यहाँ से। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं, आपके पास नेक्स्ट रिसोर्स कौन सा है, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड हो चुके होते हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको डेवलप होने में टाइम लगता है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि वो डेवलप तो होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो रिसोर्सेज हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ है, फिर भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज के बेस पे हम क्या करें, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर लें। तो ऐसे ही जो डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उन रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आपका पहला क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेस पे जो रिसोर्सेज डिवाइडेड हैं उसमें आपका पहला रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल रिसोर्स का क्या मतलब है, वो रिसोर्सेज, याद रखना आप, वो रिसोर्सेज जो कि जिनकी क्वालिटी या क्वांटिटी जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। याद रखना आप, किसी एक रीजन में पाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक हमने इनको यूटिलाइज नहीं किया है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि राजस्थान और गुजरात, पोटेंशियल रिसोर्सेज
known but not utilized, known but not utilized, हम जानते तो हैं कि लेकिन यूटिलाइज नहीं है, known but not utilized, यानी कि हम बाद में यूज कर लेंगे, हम जानते हैं सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी हमने वो उतना डेवलपमेंट नहीं किया, हमारे इससे काम चल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात और राजस्थान में आप देखते हो, गुजरात एंड राजस्थान में हमारे पास क्या है, लार्ज स्केल, राजस्थान में लार्ज स्केल की हमारे पास विंड और सोलर एनर्जी है। गुजरात और राजस्थान में हमारे पास विंड और सोलर एनर्जी है, विंड एंड सोलर एनर्जी, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। और हम चाहें तो हम सोलर एनर्जी का यूज करके विंड का यूज करके हम लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमें शायद उसकी जरूरत नहीं समझ आ रही है, या फिर हमने इसके लिए या फिर ये अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ जैसी हमें जरूरत है। तो बस इतना याद रखना है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर नोन बट नॉट यूटिलाइज्ड, those type of resources is called as the potential resources. Those type of resources which are found in a particular region but not have been utilized is called as potential resources. क्लियर हो गया? तो आप इसमें क्या एग्जांपल दे देना, गुजरात और राजस्थान के एग्जाम्पल दे देना, किसके उसमें क्या क्या लिख देना, विंड और सोलर एनर्जी के हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब तक हमने इसको डेवलप नहीं किया। पोटेंशियल के बाद हमारा क्या आता है? रिजर्व, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल, उसके बाद हमारा क्या पॉइंट आएगा? हमने क्या पढ़ा? ए पोटेंशियल, बी हमारा क्या आएगा? डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड, याद रखना आप, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ऐसे रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हम जानते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है और कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, ये दोनों जानते हैं। और इनका हम क्या करते हैं कि इनकी जो फिजिबिलिटी है, दोनों को हम जानते हैं, और दोनों को जानते हुए हम इनका यूटिलाइजेशन भी जानते हैं कि इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। और साथ में डेवलपमेंट ऑफ इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको बस ये लिखना है डेवलप्ड रिसोर्सेज में, दो रिसोर्सेज विच क्वालिटी एंड क्वांटिटी नोन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी नोन, but the development of these resources, the utilization of these resources are dependent on the development of technology. Quality and quantity known and it is in utilization, यानी कि हम इनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिन रिसोर्सेज का, हम उन रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? क्लियर हुआ आपका? उन रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज। उसके बाद आपके पास तीसरा पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक का मतलब आपके पास तीसरा पॉइंट है क्या? स्टॉक। क्लियर हुआ? स्टॉक यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेस पे हमने क्या किया? रिसोर्सेज को डिवाइड किया। तो हमारे पास पर थर्ड पॉइंट का है स्टॉक। तो स्टॉक में ऐसे रिसोर्सेज को हम कह रहे हैं जो रिसोर्सेज जैसे हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इनको एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डेवलप द रिसोर्सेज एट लार्ज स्केल एंड दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन लार्ज स्केल एंड वी नो दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट वी हैव नो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव नो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। यानी कि हम जानते हैं सब कुछ लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकें, यूज कर सकें या यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंपाउंड आप जानते हो, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है, CO का वाटर का फॉर्मूला आपको पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको पता है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का मिक्सअप है वाटर, फिर भी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है। हमें पता है कि हम पानी से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन हमने वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं डेवलप की कि हम चला सके, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने की वजह से हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। द फोर्थ इज रिजर्व रिसोर्सेज, यानी कि हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आपके पास फोर्थ कैटेगरी क्या है रिसोर्सेज की, रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे कि ऐसे रिसोर्सेज जो इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, यानी कि ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, हम इन्हें यूज कर सकते हैं। हमें ये भी पता है, वी नो हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेज बट वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज वी हैव presently we have no need of these resources। मतलब कि ये समझ लो कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं, एंड यू नो हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेज बट यू आर नॉट यूजिंग दिस रिसोर्सेज ओनली बिकॉज यू हैव नो नीड ऑफ दिस रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे पेट्रोलियम पाया जाता है, कंट्रीज वो यूज नहीं करते हैं, उसको रिजर्व करके रख लेती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि हम जानते हैं, हमें टेक्नोलॉजीज भी पता है कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को हम ले लेते हैं, हम ओशन बॉडीज को ले लेते हैं जहां पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं रिवर्स से। तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिवर्स से जनरेट कर सकते हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि हम उन टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये रिसोर्सेज हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। इन फ्यूचर जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम फिर क्या करेंगे, वाटर टेक्नोलॉजी का, वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आपका जो पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे हुआ, और रिसोर्सेज को हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये होता है ना। तो अब जितने भी रिसोर्सेज हमारे सामने पाए जाते हैं, आपको पता है ना कि दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड बिकॉज ऑफ दीज इट इज दीज रिसोर्सेज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। अगर आपकी लाइफ से रिसोर्सेज निकल जाए पूरी तरह से, फिर आप सोचो कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा। ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दीज रिसोर्सेज are beneficial and essential for your life, and these resources making your life standard better. If these resources are completely exhausted or depleted, then what will be happen after this? So on this basis we can say there are many problems regarding resources. There are many problems regarding resources. अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे देखो the development of resources, using of resources are only for the satisfying some individuals greed। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स, सम इंडिविजुअल्स की लालच के लिए, कुछ लोगों की लालच को पूरा करने के लिए, सम इंडिविजुअल्स ग्रीड, कुछ लोगों की लालच के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज का लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज के साथ प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि कुछ ये रिसोर्सेज क्या हो गए हैं फ्यू हैंड्स में, कुछ हैंड्स में, इन फ्यू हैंड्स। ये रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, कुछ लोगों के हाथ में ही होकर रह गए हैं और सारे लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते। इसी बेस पे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए कहा था कि इंडिया में तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि सबकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकते। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी का ये कोटेशन था। तो महात्मा गांधी ने इसी बेस पे कहा था क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फ्यू हैंड्स में, कुछ लोगों के हाथ में, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उससे अपनी
अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। बाकी और यही रीजन होता है कि इन रिसोर्सेज से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा बेनिफिट लेता है और दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिसोर्सेज मिलते ही नहीं। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज अ लार्ज स्केल गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपुल्स, जो कि सोसाइटी को रिच और पुअर में डिवाइड करता है। उसके बाद इन रिसोर्सेज के साथ और क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन रिसोर्सेज का प्रॉब्लम्स क्या है? दीज रिसोर्सेज आर यूजिंग इन अ इनडिस्क्रिमिनेटिव मैनर। तो ये रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? इनडिस्क्रिमिनेटिव मैनर्स में यूज करने की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेटिंग मैनर में यूज होने की वजह से क्या हो रहे हैं? ये रिसोर्सेज आर गोइंग टू डिप्लीट वेरी फास्ट एंड ड्यू टू दिस many of the problems occurs like global warming, environmental pollution etc। तो इन रिसोर्सेज को हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों की नीड्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं। ये रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं और इन रिसोर्सेज को हम सेव नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुआ? इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि दीज रिसोर्स we have need to save these resources। if we are saving these resources then we can make an ideological balance and an ecological balance for the development of resources, for the saving resources। और इन रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, इन रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या हुआ? बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, ग्लोबल लेवल के लिए डिफरेंट मीटिंग होती हैं। और उन्हीं मीटिंग्स में, उन्हीं कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं समिट्स में, जो कि हम रिसोर्सेज को इन्हीं बेस पे कि हम रिसोर्सेज को इन चीजों से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या हुआ कि हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आप सारे जानते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? Sustainable development means using of resources in which manner where the present needs are fulfilled and resources are saved for future। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ये समझ आ गया ना कि प्रेजेंट की नीड को पूरा करते हुए हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। और यही था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट डिप्लीटिंग द present resources we can save the resources for future after completing our present needs। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे कौन कौन से वर्क हुआ है पूरे इंडिया में? तो सबसे पहला क्या हुआ? रियो डी जेनेरियो, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जिसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992। अब इन रिसोर्सेज को सेव करने के लिए पहली बार कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। याद रखना आप, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो कौन सी प्लेस पे है? ब्राजील में। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मोर देन 100 नेशन के लीडर्स, 100 नेशन से ज्यादा के लिए 100 नेशन लीडर्स वहां पे मौजूद होते हैं। और वो सारे के सारे लीडर्स मिलकर क्या करते हैं? कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं। 100 नेशन के लीडर्स कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं और उस पूरी मीटिंग को क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। याद रखना आप, इसको क्या कहा जाता है? अर्थ समिट। यानी कि द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1992 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? तो ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ 1992 में, तो इस इंटरनेशनल अर्थ समिट में किन किन चीजों पे बात हुई? क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बात हुई। क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिफरेंट नेशंस एग्री हुए। क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप जानते ही हो, इकोलॉजिकल बैलेंस पे बात हुई, इकोलॉजिकल बैलेंस पे। उसके अलावा क्या हुआ? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे बात हुई, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे बात हुई। और जितने भी नेशंस थे वो सारे के सारे इन चीजों पे एग्री हुए कि वो कैसे इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे। और इसमें से ही एक पॉइंट निकल कर आया जिसे क्या कहा गया? एजेंडा 21। इसी मीटिंग से एक पॉइंट निकल कर आया। क्या, कौन सा पॉइंट निकल कर आया? एजेंडा 21। इसी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में जब ये इन सारे नेशंस के लोग बैठे तो वहां से क्या निकल कर आया? एजेंडा 21। कि वहां पे सारे लोगों ने मिलकर
एक प्लान बनाया और उन्होंने उस प्लान का नाम क्या रखा, एजेंडा 21, यानी कि इन्वायरमेंट को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने के लिए उसमें 21 पॉइंट्स को ऐड की, 21 पॉइंट्स को क्या किया गया, ऐड किया गया। और जब उन 21 पॉइंट्स को ऐड किया गया तो वो 21 पॉइंट्स कौन कौन से थे? पहला पॉइंट क्या था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा पॉइंट क्या था, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, तीसरा पॉइंट क्या था, मैं लिख नहीं रहा हूं ये सब, तीसरा पॉइंट क्या था कि रिसोर्सेज को डेवलप करना, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था कि हर एक नेशन क्या करेगा, अपने यहाँ पे एक और नया एजेंडा 21 डेवलप करेगा। समझ आया? तो इस एजेंडा 21 पे यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो रियो डी जेनेरियो में जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट करते हैं उसी जगह पे, और उस जगह पे होने के बाद ब्राजील में इसमें क्या कहा गया कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज, किस पे कंट्रोल करना था, पॉवर्टी, डिसीज, एजुकेशन, कि हर एक नेशन, जितने भी नेशन उस ब्राजील में इन्वॉल्व होते हैं, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन सारी चीजों पे बात हुई। इन सारी चीजों पे बात होने के बाद सबने ये कहा, जो 100 कंट्रीज के लोग थे, सब सारे के सारे लोग इन चीजों पे एग्री हुए। और एक चीज पे एग्री हुए ये लोग, किन चीजों पे एग्री हुए कि हर एक लोकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप, इस एजेंडा 21 का एक पॉइंट ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हर एक कंट्री की जो अपनी लोकल गवर्नमेंट होगी वो अपना एजेंडा 21 सेट करेगी। ये याद रखना आप। इसी एजेंडा 21 में जो लास्ट एजेंडा का मतलब क्या होता है, एम होता है, एक टॉप में एक टारगेट होता है जिसे हमें पूरा करना होता है, जिस पर हम सारे एग्री हैं, उसके बाद उस टारगेट को पूरा करें, उसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। तो उसने इस एजेंडा 21 में लास्ट पॉइंट क्या था कि हर एक कंट्री की जो लोकल गवर्नमेंट है वो कंट्री अपनी तरफ से अपनी लोकल गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करेगी कि वो लोकल गवर्नमेंट कैसा एजेंडा 21 बनाए, जिसकी वजह से उस कंट्री में या उस पर्टिकुलर टेरिटरी में या उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट कर रही है उस एरिया का एनवायरनमेंट डेवलप हो सके। ये हमारा आज का टॉपिक क्लोज हुआ। आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझा, रियो डी जेनेरियो को समझा, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट को समझा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को समझा, रिसोर्स की प्रॉब्लम्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग एंड लैंड यूज पैटर्न के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।